नमस्कार, स्वागत है आपका अपने उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर महाराजगंज से सामने आ रही है। 30 सितंबर को डिप्टी सीएम का दौरा, ब्रजेश पाठक के दौरे का रोड मैप हुआ तैयार। निजी सचिव ने जारी किया प्रोटोकॉल। 1:30 बजे पहुंचेंगे महाराजगंज गेस्ट हाउस। 3 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। 3:10 पर अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। महाराजगंज कलेक्ट्रेट सभागार में होगी बैठक। 4:30 बजे करेंगे सरकार की योजनाओं का निरीक्षण। महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 सितंबर को डिप्टी सीएम का दौरा, ब्रजेश पाठक के दौरे का रोड मैप हुआ तैयार। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। खमरिया रोड पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रक और रुद्र ट्रेवल्स की बस में भिड़ंत, 8 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। घायलों में 10 से ज्यादा की हालत गंभीर। बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। एरा पुल के पास का मामला। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खमरिया रोड पर हुआ हादसा। ट्रक और रुद्र ट्रेवल्स की बस में भिड़ंत, 8 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। घायलों में 10 से ज्यादा की हालत गंभीर। एरा पुल के पास का मामला। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर बस और ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। खमरिया रोड पर लखीमपुर खीरी में यह हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। खमरिया रोड पर लखीमपुर खीरी में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रक और रुद्र ट्रेवल्स की बस में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से लखीमपुर खीरी में यह हादसा हो गया। वहीं यूपी के हमीरपुर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रा को 1 दिन का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। छात्रा ने बाकायदा पुलिस अधीक्षक की कुर्सी पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी और पुलिस ऑफिस की अलग अलग पटल पर जाकर सभी की फाइलें भी चेक की और कार्य भी पूछा। जानकारी के अनुसार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा राधिका गुप्ता को पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने 1 दिन का पुलिस अधीक्षक बनाया और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम किया। इस दौरान राधिका गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र जांच कर गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस कार्य को लेकर छात्राओं में खुशी की लहर है। जनपद हमीरपुर में महिला शक्ति अभियान के अंतर्गत और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 10 की छात्रा राधिका गुप्ता को आज जनपद में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करने का मौका मिला और उक्त छात्रा ने इस दौरान जो पुलिस कार्यालय में आए हुए फरियादी थे उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही विभिन्न पुलिस शाखाओं के बारे में भी जानकारी उनको दी गई। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है। सिकंदरा पुलिस को मिली कामयाबी। महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोपी प्रेमी। हृदय के रूप में हुई आरोपी की पहचान। शादी के लिए दबाव बना रही थी महिला। आरोपी नहीं करना चाहता था महिला से शादी। लिव इन में रहने के बाद युवक हुआ था अलग। दुपट्टे से गला दबाकर की थी हत्या। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हृदय के रूप में हुई आरोपी की पहचान। शादी के लिए दबाव बना रही थी महिला। सिकंदरा पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने महिला की हत्या के मामले का किया खुलासा। महिला के प्रेमी नहीं, महिला सिकंदरा पुलिस को एक अज्ञात महिला का शव मिला था। पुलिस ने उस शव को नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए उसका पोस्टमार्टम कराया। तब तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी और कोई आ नहीं पाया था परिवार वाले। उसका पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्मॉदरिंग आया। तब से हम पुलिस वाले इस में लग गए कि ये हत्या का मामला हो सकता है
और इसकी वहीं कन्नौज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल रामस्वरूपपुरा में गांव में भारी मात्रा में असला फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में पुलिस ने 4 तमंचा और 2 राइफल समेत 5 कारतूस भी बरामद किए। इसके अलावा पुलिस ने भारी मात्रा में असला बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। फिलहाल पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने कहा कि जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कन्नौज में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर रामस्वरूपपुरा में गांव में भारी मात्रा में असला फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में पुलिस ने 4 तमंचा और 2 राइफल समेत 5 कारतूस भी बरामद किए। इसके अलावा पुलिस ने भारी मात्रा में असला बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। फिलहाल पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने कहा कि जल्द ही अब फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बात करें इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला। शिक्षा मंत्री के आवास के पास अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। 6,800 नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन। 5 जनवरी को जारी की गई थी सूची। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला। शिक्षा मंत्री आवास के पास अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। 6,800 नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन। 5 जनवरी को जारी की गई थी सूची। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला। शिक्षा मंत्री आवास के पास अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। 6,800 नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन। 5 जनवरी को जारी की गई थी सूची। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री के आवास के पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सहायक शिक्षक भर्ती का यह मामला है और लखनऊ में इसी मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास के पास में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। उनहत्तर 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास के पास प्रदर्शन किया और अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोक लिया। आपको बता दें कि 6,800 नियुक्तियों की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ और 5 जनवरी को इन नियुक्तियों की सूची जारी की गई थी, जिसकी मांग को लेकर सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों ने यह प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री के आवास के पास में यह प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोक लिया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर शिक्षा मंत्री के आवास के पास में सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। वही खबर लखनऊ से है जहां 17 नवंबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन में 120 देशों से ज्यादा के चीफ जस्टिस भाग लेंगे, जिसको लेकर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन की विस्तृत रूपरेखा बताई और कहा कि विश्व शांति को समर्थन देने वाले सभी देश इस सम्मेलन में शामिल होंगे और इसी कड़ी में 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
लखनऊ में 17 नवंबर को होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन में 120 देशों से ज्यादा के चीफ जस्टिस भाग लेंगे, जिसको लेकर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन की विस्तृत रूपरेखा उन्होंने बताई और कहा कि विश्व शांति को समर्थन देने वाले सभी देश इस सम्मेलन में शामिल होंगे और इसी कड़ी में 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और करीब करीब 7 महीने पूरे हो गए और यूक्रेन पर हमला कर रखा और लाखों लोगों को मार दिया, लाखों घर तबाह हो गए, गांव के गांव, शहर के शहर उजाड़ दिए गए, एयरपोर्ट को उजाड़ दिया, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तबाह कर दी, हॉस्पिटल तबाह कर दिए। तो ये आज एक होड़ लगी है विनाश की और विनाश करने में पुतिन को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। हर देश में बच्चों को शुरू से ही पीस एजुकेशन दी जाए ताकि उन बच्चों में वो संस्कार हो कि वो आगे जब नागरिक बने, विश्व के नागरिक बने, तो वो संसार एकता और पीस के लिए, शांति व्यवस्था के लिए कार्य के सेक्रेटरी जनरल को भी हमने पत्र लिखे हैं और करीब करीब 7 महीने पूरे हो गए और यूक्रेन पर हमला कर रखा है और लाखों लोगों को मार दिया, लाखों घर तबाह हो गए, गांव के गांव, शहर के शहर उजाड़ दिए गए, एयरपोर्ट को उजाड़ दिया, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तबाह कर दी, हॉस्पिटल तबाह कर दिए। तो ये आज एक होड़ लगी है विनाश की और विनाश करने में पुतिन को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से सामने आ रही है। रोडवेज ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। रुधैना जा रहे थे किशन और प्रेमपाल, गांव कुलचौरा के रहने वाले थे मृतक। वजीरगंज थाना क्षेत्र के पास का मामला। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। रुधैना जा रहे थे किशन और प्रेमपाल, गांव कुलचौरा के रहने वाले थे मृतक। वजीरगंज थाना क्षेत्र के पास का मामला। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वजीरगंज थाना क्षेत्र के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बदायूं डिपो की रोडवेज बस ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई और दोनों युवक रुधैना जा रहे थे किशन और प्रेमपाल, गांव कुलचौरा के रहने वाले थे मृतक। वजीरगंज थाना क्षेत्र के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मारी और जिसकी वजह से बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। बाइक सवार दोनों युवकों की हुई मौत। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वही खबर सीतापुर से है, जहां विकास भवन के सामने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी, जिला मिशन प्रबंधक और ब्लॉक मिशन प्रबंधक अपने कार्य बहिष्कार कर प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। मिशन प्रबंधकों का कहना है कि जब हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, हम लोगों को एचआर पॉलिसी लागू करने के लिए और अन्य भी भत्ते देने की बात यह सरकार ने कही थी, लेकिन अभी तक धरातल पर वो लागू नहीं किया गया है। साथ ही प्रबंधकों का कहना है कि 12 सितंबर से हड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी शासन प्रशासन से हम लोगों से बातचीत करने के लिए कोई नहीं आया है। सीतापुर की यह खबर है, जहां पर विकास भवन के सामने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी, जिला मिशन प्रबंधक और ब्लॉक मिशन प्रबंधक अपने कार्य बहिष्कार कर प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं।
मिशन प्रबंधकों का कहना है कि जब हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी तो उन्हें यह बताया गया था कि एचआर पॉलिसी लागू करने के लिए और अन्य सभी भत्ते देने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन अभी तक धरातल पर वो लागू नहीं किया गया है। साथ ही प्रबंधकों का कहना है कि 12 सितंबर से हड़ताल की जा रही है, लेकिन शासन और प्रशासन की ओर से उनसे बातचीत करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, जो हमारा कार्य बहिष्कार और हड़ताल है, ये हमारे एचआर पॉलिसी को लेकर है। किस विभाग में कार्यरत हैं? ये हम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर हम समूह की महिलाओं को, समूह को उत्थान को, समूह को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एकजुट हुए हैं कि हम कैसे भी करके उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो चूंकि हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, लेकिन होता ये है कि जैसे जो लोग उनको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि आज वो अपनी मांग के लिए यहाँ सभी बैठे हुए हैं। वेरी गुड। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से सामने आ रही है। नाबालिग की हत्या का खुलासा, पुलिस ने किया मामले का खुलासा। थाना उझानी में दर्ज हुआ था गुमशुदगी का केस। थाना जरीफ नगर को मिली थी शव की सूचना। केस में मिला था नाबालिग का शव। मृतक की मां और आरोपी के थे संबंध। मृतक करता था मां से झगड़ा। नाबालिग को बहाने से ले गया था आरोपी। लाइसेंस बनवाने के बहाने ले गया था आरोपी। गला दबाकर की थी मासूम की हत्या। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नाबालिग की हत्या के मामले में एक खुलासा हुआ है। मृतक की मां और आरोपी के थे संबंध। मृतक करता था मां से झगड़ा। नाबालिग को बहाने से ले गया था आरोपी। गला दबाकर की थी आरोपी मासूम की हत्या। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नाबालिग की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। आरोपी ने नाबालिग की गला दबाकर हत्या कर दी थी। थाना उजानी में दर्ज हुआ था गुमशुदगी का केस और थाना जरीफ नगर को मिली थी नाबालिग के शव की सूचना। खेत में मिला था नाबालिग का शव। मृतक की मां और आरोपी के थे संबंध। मृतक करता था मां से झगड़ा। जनपद बदायूं के थाना उझानी क्षेत्र में एक 16 वर्षीय बच्चा की गुमशुदगी दर्ज हुई थी और उसके बाद उस बच्चे का शव थाना जरीफ नगर क्षेत्र के एक धान के खेत में मिला था, जिस संबंध में थाना उझानी पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। ये अज्ञात हत्या थी, जिसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना उझानी और एसओजी की टीम को लगाया गया था और उनके द्वारा इसमें मात्र 12 घंटे के अंदर ही जो इसका मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। उसके साथ साथ कड़ाई से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें जो मृतक है उसकी मां का संबंध अपने किराएदार से। वहीं श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा ने लखनऊ के होटल टिकेडली में बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन विषय पर श्रम विभाग एवं आईएलओ के सहयोग से आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए बाल श्रमिकों को कार्य से मुक्त कराकर शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित कराने से यह कार्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए कामकाजी बच्चों को चिन्हित कर उनके परिवारों को भी सूचीबद्ध करना होगा और ये देखना होगा कि बाल श्रमिक अपने परिवार की किस समस्या से ग्रसित होकर बाल श्रम करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि यदि परिवार की किसी आर्थिक समस्या के कारण बच्चे से बाल श्रम कराया जा रहा है तो उनको पात्रता के अनुसार प्रदेश सरकार की ओर से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देकर लाभान्वित कराया जाए और यदि परिवार किसी सामाजिक समस्या के कारण अपने बच्चे से बाल श्रम करा रहा है तो उसकी काउंसलिंग कर उसके बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित कराया जाए। वहीं लखनऊ में इंडियन आइडल के सीजन 13 के लिए एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। आपको बता दें कि इंडियन आइडल के मंच ने
कई गायकों की जिंदगी बदल दी है। इंडियन आइडल के सीजन 13 में कई ऐसे चेहरे आए हैं जिनको पूरा विश्व पहचानता है, तो सभी गायक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस पर हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट रहे ऋषि सिंह से खास बातचीत की। देश में इंडियन आइडल एक ऐसी पहचान है कि कई गायकों को एक बड़ी पहचान दे चुका है और जो भी सिंगर बेहतर गाते हैं वो इंडियन आइडल इसके लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वो देश और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता है। इस बार 13वां सीजन है इंडियन आइडल का और लखनऊ में ऑडिशन को लेकर इस बार ऑडिशन चालू हुए हैं और एक निजी होटल में ऑडिशन चल रहे हैं। हमारे साथ इस समय ऋषि सिंह हैं जो कि इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट हैं, उनसे हम जानेंगे। ऋषि, जिस तरह ये 13वां सीजन इस बार प्रारंभ हुआ है और आपकी एक पहचान एक अलग बनी है 13वें सीजन में, तो इंडियन आइडल को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, कभी मैंने सोचा नहीं था कि इंडियन आइडल सीजन 13 में मैं एकदम से ऑडिशन देने जाऊंगा और इतनी भीड़ में मुझे कभी यहाँ तक पहुंच के इतना ज्यादा लोगों की पहचान में आ जाऊंगा, नजर में आ जाऊंगा इतनी जल्दी, ये नहीं सोचा था। तो सबसे नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट भी है और प्लस थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो जाता है क्योंकि इंडियन जो स्टेज है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा मंच है कि शायद इंडिया में इंडियन आइडल से बड़ा रियलिटी शो कोई नहीं है और सब जानते हैं वो, क्योंकि इंडियन आइडल को बहुत लोग फॉलो करते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में, बाहर वर्ल्ड वाइड सब जगह फॉलो करते हैं। तो इंडियन आइडल का सफर अब तक का तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहा है क्योंकि ऑडिशन राउंड से लेके थिएटर राउंड तक हमने 2 गोल्डन माइक्स जीते हैं और जजेस को इम्प्रेस किया है हर बार। और जजेस अगर वो हर एक कंटेस्टेंट को पहचान जाते हैं कि उसकी गायकी कैसी है क्या है, तो उनके नजर में बैठ जाता है। तो मैं बस यही सोचता हूँ कि मेरे घर में, क्योंकि कोई म्यूजिक मॉल तो है नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा से ये समझाया कि काम ऐसा करो कि एक बार में सबकी नजर में बैठ जाओ, कि कोई तुम्हारी आवाज से ही जाने और कोई भूले ना तुमको। तो वैसा ही बनना चाहा और मैं करके दिखाया, तो जजेस हमेशा बहुत अप्रिशिएट करते हैं आगे के लिए भी। और अब ऑडिशन से निकल के अब इतने ज्यादा लंबे सफर से थक के क्योंकि हमने अपना खून पसीना एक कर दिया था क्योंकि सिर्फ इतने बड़े स्टेज तक पहुंचने के लिए, और टॉप 15 तक का सफर खत्म हो चुका है। अब यहाँ हम टॉप 15 में पहुंच गए हैं, तो उसके बाद हमारा ड्रीम डेब्यू होने वाला है जो कि बहुत इंडियन आइडल के इतने इंटायर सीजन में कभी हुआ नहीं है। तो इस बार इतने सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं हमारे साथ और आपको देखेंगे इंडियन आइडल जब इस हफ्ते, तो आपको बहुत ही मजा आएगा क्योंकि जो मैंने ऑडिशन राउंड में जो गाना गाया था उसके ओरिजिनल सिंगर अरमान मलिक, इतने बड़े सिंगर हैं, उन्होंने साथ में आके मुझे आशीर्वाद दिया और इतना ज्यादा मेरे साथ गाना गाया, वो सेम गाना मेरे साथ गाया कि इतना ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, इतने ज्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है अभी से, सिर्फ ऑडिशन राउंड से। वो एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं हमारे इंडियन आइडल की अब की बार की, तो आगे भी अच्छा रहेगा। ऋषि, मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा, जिस गाने को लेकर पूरी जनता ने आपको पहचाना और जजों ने कहीं ना कहीं उस गाने को लेकर आपकी तारीफ की और आपकी एक अलग पहचान बनी, उस गाने को थोड़ा सा आप सुनाएं जिससे हमारे चैनल के माध्यम से देख सकें। जी, जो ऑडिशन राउंड में जो मैंने गाना गाया था उसको मैं थोड़ा सा गा देता हूँ। बात जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी, मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी, झूठी है वो राह सारी दुनिया की, इश्क जहाँ ना चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर ना दोनों मिले तू पहला पहला प्यार है मेरा। थैंक यू सो मच सर। बहुत से लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे? सर, एक्चुअली मैं खुद ही इतने लोगों से पूछता आया था कि इतने बड़े स्टेज तक पहुँचने का क्या स्टेप होता है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन रखता था, पर ये स्टेज सिर्फ एक सच्चे कलाकार को ही वो मंच देता है जो डिजर्व करता है वो चीज़, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिसने म्यूजिक के लिए जो त्याग किया है उसको ही ये स्टेज मिला है मेरे हिसाब से। तो मैं तो बचपन से गाता हूँ और मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि इंडियन आइडल अगर आपका एम है, आपका एक म्यूजिक को लेके एक आपका एक पर्पस है, तो आपकी सही शुरुआत है, आप इंडियन आइडल में जरूर दो और आगे बढ़ो। ये थे हमारे साथ ऋषि जो कि 13वें सीजन को लेकर एक बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों की नजरों में इस समय ये बने हुए हैं और लगातार
लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह। वहीं महाराजगंज में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने व्यापारी से करीब 45,000 रुपए की लूट की और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद व्यापारियों में आक्रोश है। साथ ही पुलिस से व्यापारियों ने जल्द ही बदमाशों को पकड़ने की मांग की है। वहीं बदमाशों ने निचरौल थाना और सिंदुरिया थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस वारदात के बाद महाराजगंज की सक्रिय पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रात भर नाकाबंदी, जांच, तलाश करती रही पुलिस और फिर भी बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। इस बात को लेकर जिले भर के व्यापारियों में आक्रोश है। वहीं जल्दी ही प्रशासन से बदमाशों को पकड़ने की भी मांग व्यापारी कर रहे हैं। हमीरपुर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने नवरात्रि के समय महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है, जिसमें एक छात्रा को एक दिन के लिए डीएम ही नहीं बल्कि पूरे जिले की जिम्मेदार अधिकारियों की सीट पर छात्राओं को बैठाकर उनका हौसला बढ़ाने का काम किया है, जिसमें मुख्य रूप से एसपी, सीडीओ, डीपीआरओ समेत सभी एसडीएम के पद पर भी छात्राओं को बिठाकर काम कराया गया और इसलिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का यह काम चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी हाल ही में डीएम ने कोर्ट में एक आदेश को संस्कृत भाषा में जारी करके सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी और अब नवरात्रि के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीएम ने छात्राओं को जिले भर के सभी बड़े जिम्मेदार अफसर की कुर्सियों पर स्कूली छात्राओं को बिठाकर नया कारनामा किया है और फिर एक बार चर्चा का यह विषय बना हुआ है। मैंने आज अपने कार्यालय में विद्यालय की बच्चियों को बुलाया है और एक बच्ची को मैंने आज इस कुर्सी पर इस उद्देश्य से बैठाया है कि उनको ये पता चले कि कार्य करने की पद्धति, कार्य करने का वातावरण कैसा होना चाहिए, जनता की समस्याएं किस तरह की आती हैं जिलाधिकारी कार्यालय में, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में, तहसीलों में। ऑफिस में बैठी हुई हूँ और सर के साथ में जो उद्देश्य हुआ ये करने में लगी। कैसा लग रहा है आपको डीएम है? बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन आईएएस बनूं और कुछ ही पल के लिए सही बट मेरा सपना पूरा हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब